हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और मेरी वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 पार्ट 31। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके साथ हमारा चैप्टर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 16 हमारा है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। प्राइस से रिलेटेड फिलिप कोटलर की मार्केटिंग बुक में एक ही चैप्टर गिवन है, चैप्टर 16, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ हमारा मार्केटिंग मिक्स का सेकंड पी भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर में हमने मार्केटिंग मिक्स को पढ़ा था। मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस थे। 4 पीस में हमारे पास फर्स्ट था प्रोडक्ट, फिर था प्राइस, प्रमोशन, और लास्ट 4th पी था प्लेस। तो ये 4 पीस थे हमारे मार्केटिंग मिक्स के। प्रोडक्ट से रिलेटेड फिलिप कोटलर की बुक में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 13, 14 और 15। इन तीनों चैप्टर्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। मेरे चैनल पे ये तीनों चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और टॉपिक वाइज और लाइन टू लाइन ये चैप्टर्स हमने कंप्लीट करे हैं दिशा क्लासेस पर। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी इन चैप्टर की, तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। और इन तीनों चैप्टर्स के साथ हमारा जो फर्स्ट पी है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट, वो कवर हो चुका है। सेकेंड पी हमारा मार्केटिंग मिक्स का है प्राइस। प्राइस से रिलेटेड एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, फिलिप कोटलर की बुक में जो दिया हुआ है। ये भी आज हम इस वीडियो के साथ कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो सेकंड पी है मार्केटिंग मिक्स का, वो भी आज कवर हो जाएगा इस वीडियो के साथ। फिर हमारा थर्ड पी आता है प्रमोशन। प्रमोशन से रिलेटेड 4 चैप्टर्स गिवन हैं, 17, 18, 19, 20। ये 4 चैप्टर्स जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा जो थर्ड पी है मार्केटिंग मिक्स का, वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 4th पी पे, जो हमारा है प्लेस। प्लेस से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं फिलिप कोटलर की बुक में, 21, 22। जब हमारे ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा 4th पी भी मार्केटिंग मिक्स का कवर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भी मैं आपको कैसे चैप्टर्स करवा रही हूँ कि बीच में मैंने चैप्टर्स छोड़ दिए और हम ऐसे कवर कर रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली है हाउ टू स्टडी फिलिप कोटलर। उसमें मैंने एक पैटर्न बताया है, एक तरीका बताया है जो बेस्ट वे है फिलिप कोटलर की बुक को कंप्लीट करने का, कवर करने का उसके चैप्टर्स को। तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देखें कि भी कैसे आप फिलिप कोटलर को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं या क्या बेस्ट वे है फिलिप कोटलर को कवर करने का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के साथ हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का सेकंड पी है, वो भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट। ये है फर्स्ट पी, ये है सेकंड पी, ये है थर्ड पी, ये है हमारा 4th पी। क्लियर? तो ये 2 पी आज की वीडियो के साथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस। रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस का मतलब है कि जब भी मार्केट में कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है, तो जो अदर कंपनीज होती हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है उस प्राइस चेंज को लेकर। और इस टॉपिक के लिए 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, एंटीसिपेटिंग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज, कि जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करती है तो उसके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसे एंटीसिपेट करना था, उसे एंटीसिपेशन करना था कि भी उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का है रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंजेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं, पिछले में हमने बात करी फर्म ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करा और अपने जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके रिस्पॉन्सेज को एंटीसिपेट करा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि भी कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस को चेंज कर रहे हैं तो फर्म को कैसे रिएक्ट करना है उनके प्राइस चेंजेस को लेकर। रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंजेस, हाउ शुड अ फर्म रिस्पॉन्ड टू अ कॉम्पिटिटर्स प्राइस कट। ये कह रहे हैं जब आपका कॉम्पिटिटर प्राइस को कट करता है तो आपकी कंपनी को या आपकी फर्म को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए या क्या आपका रिएक्शन होना चाहिए।
तो इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि भी आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब आपका कॉम्पिटिटर उसके प्राइजेस को कट कर रहा है। उस सिचुएशन में आप सिचुएशन देखें कि भी क्या सिचुएशन है। द कंपनी मस्ट कंसीडर द प्रोडक्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ये कह रहा है कंपनी को ये कंसीडर करना चाहिए कि भी उसके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज में कौन सी स्टेज चल रही है। क्या उसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, या वो ग्रोथ की स्टेज पे आया हुआ है, या वो मैच्योरिटी की स्टेज पे है, या वो डिक्लाइन की स्टेज पे। उसके लाइफ साइकिल, जो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, उसकी वो कौन सी स्टेज पे उसका प्रोडक्ट है अभी। इट्स इंपॉर्टेंस इन द कंपनीज पोर्टफोलियो। कंपनी का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में उस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। द कॉम्पिटिटर्स इंटेंशंस एंड रिसोर्सेज। हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि भी हमारे कॉम्पिटिटर की क्या इंटेंशन है कि भी उसने प्राइस को कट किया है, क्या उसके रिसोर्सेज हैं, क्यों उसने प्राइस को कट किया है। द मार्केट्स प्राइस एंड क्वालिटी सेंसिटिविटी। हमें यह भी कंसीडर करना चाहिए कि भी हमारा मार्केट प्राइस सेंसिटिव है या क्वालिटी सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब है कि भी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका बाइंग जो डिसीजन है वो मोस्टली डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर प्राइस कम है मतलब वो सिर्फ प्राइस को ही बेस बनाते हैं परचेज डिसीजन लेते हुए, या फिर हमारा मार्केट क्वालिटी सेंसिटिव है। क्वालिटी सेंसिटिव का मतलब है हमारे कस्टमर्स जब परचेज करने का डिसीजन लेते हैं तो वो क्वालिटी को कंसीडर करते हैं, ना कि प्राइस को। तो हमें ये भी देखना है कि भी हमारा जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है या क्वालिटिव। अगर मान लो प्राइस सेंसिटिव है, अगर प्राइस सेंसिटिव है तो कॉम्पिटिटर ने अगर प्राइस कट करा है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्केट में जो कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो जो बाइंग का डिसीजन लेता है वो किसके ऊपर लेता है, प्राइस के बेस पे। तो इसलिए आपको प्राइस मैच करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से। लेकिन अगर आपकी मार्केट क्वालिटी सेंसिटिव है, मींस वहाँ आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्वालिटी को देख के अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं, तब आप ज़रूरी नहीं है कि भी आपके कॉम्पिटिटर ने अगर प्राइस कट करा है तो आप उनके प्राइजेस को मैच करें और अपने प्राइजेस को भी कट करें। तो बहुत सारी हम वही देख रहे हैं कि भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भी अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कट करा है तो आपको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट विद वॉल्यूम। आपको ये भी देखना है कि भी आपके कॉस्ट का क्या बिहेवियर है अलग अलग वॉल्यूम्स पे। मींस अगर आप प्राइस कट कर रहे हैं और सेल्स इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, तो वॉल्यूम के साथ क्या आपकी कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को भी आपको एनालाइज करना है। एंड लास्ट चीज, द कंपनीज अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट में आपको ये भी देखना है कि भी क्या जो कंपनी की अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या क्या है कंपनी के पास। अगर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस को कट नहीं करती तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज क्या है कंपनी के पास। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि भी आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है जब आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइस को कट कर रहे हैं। क्लियर। ये पैराग्राफ की फॉर्म में है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप पॉइंट्स में कवर कर लिया करो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि भी कैसे एक फर्म को रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब उसके कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को कट करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि भी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कोई भी एक फिक्स रिएक्शन नहीं है, या हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा तरीका फिक्स नहीं है कि भी जब भी आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को कट करें तो आप ऐसे ही रिएक्ट करें। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। आप बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करें, उसके बाद ही डिसीजन लें कि भी अगर आपके प्राइजेस ने कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस को कट किया है तो आपको करनी है या नहीं। तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें जो अभी हमने स्टडी करे। सेकंड पॉइंट है, अब ये बात कर रहा है इन मार्केट्स। कौन से मार्केट्स की? फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। इन मार्केट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रोडक्ट होमोजेनिटी। ये कह रहा है ऐसी मार्केट्स जहां प्रोडक्ट होमोजीनियस है और हाईली होमोजीनियस है, मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं उन सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली होमोजीनियस है। मीन सभी के प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। द फर्म कैन सर्च फॉर वेज टू इन्हांस हिज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ये कह रहा है अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस को कट कर दिया और आपका जो प्रोडक्ट है, आप जिस मार्केट में हो, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, वो मार्केट ऐसी है कि भी सभी के प्रोडक्ट कैसे हैं, होमोजीनियस है, बिल्कुल सेम है, तो वहाँ आपके पास क्या ऑप्शन है? वहाँ आपके पास ऑप्शन है कि वहाँ कंपनी को ऐसे तरीकों को सर्च करना चाहिए जिससे वो अपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को इन्हांस करे, उसकी वैल्यू इंक्रीज करे। अब कई बच्चों को ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का नहीं पता होगा, तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहती हूँ चैप्टर 13 जो फिलिप कोटलर का मेरे चैनल पे अपलोडेड है,
उसमें हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करी है कि भी प्रोडक्ट के कितने लेवल्स होते हैं, उसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऐसी मार्केट में हैं, आपकी फर्म ऐसी मार्केट में है जहाँ सभी फर्म्स के प्रोडक्ट कैसे हैं सेम, तो वहाँ प्राइस अगर कट कर देता है कोई बंदा, तो वहाँ आपके पास ऑप्शन है कि भी आप ऐसे तरीक़ों को सर्च करें जिससे आप अपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करें, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट सेम ना लगे, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अलग लगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं अपने जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ इट कैन नॉट फाइंड एनी इट मे नीड टू मीट द प्राइस रिडक्शन। अगर आपके फर्म को कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता जिससे आप अपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके कॉम्पिटिटर्स ने करा है और आपका प्रोडक्ट भी उन जैसा ही है, बिल्कुल आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, और आपको तरीका भी नहीं मिला कि भी आप अपने प्रोडक्ट की जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को कुछ इंक्रीज कर पाएँ, तो आपको ज़रूरी है कि भी अब तो आपको प्राइस रिडक्शन करना ही करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को कट करते हैं और अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं, हमें पता है उनमें आपका क्या रिएक्शन, कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे। इफ द कॉम्पिटिटर रेजेस इट्स प्राइस इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट, अदर फर्म्स माइट नॉट टू मैच इफ द इंक्रीज विल नॉट बेनिफिट द इंडस्ट्री एज अ होल। ये कह रहा है, अब हमने सिचुएशन देखी कि भी आपकी जो मार्केट है वो कैसी है, ऐसी मार्केट है जो हाईली होमोजीनियस है। हाईली होमोजीनियस का मतलब है कि भी सभी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सेम हैं। तो वहाँ अगर कोई एक फर्म प्राइजेस को कट कर रही है तो दूसरी फर्म्स के पास ऑप्शन है कि भी या तो वो अपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर लें। अगर वो तरीका नहीं मिल रहा कि भी कैसे हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाएं, तो आपको प्राइस रिडक्शन करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी हाईली होमोजीनियस मार्केट में एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज कर लेती है, तो ज़रूरी नहीं है कि भी जो रिमेनिंग फर्म्स हैं वो भी उस प्राइस को मैच करेंगी और इंक्रीज करेंगी, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भी इससे पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो अपने प्राइजेस को इंक्रीज नहीं करेंगी। देन द लीडर विल नीड टू रोल बैक द इंक्रीज, और जिसने इंक्रीज करा था उसको भी दोबारा प्राइजेस को कट करना पड़ेगा, और जो पहले प्राइस था उसी पे रोल बैक करना पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर की हमने बात करी जहां प्रोडक्ट सारी ही फर्म्स के क्या थे, बिल्कुल सेम, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। फिर हमने देखा कि भी अगर उन फर्म्स में से जिनके प्रोडक्ट्स क्या हैं सेम, एक अगर प्राइस को कट कर देता है तो क्या करना चाहिए, अगर एक प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो क्या करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है, इन नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट। नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट वो हैं ऐसी फर्म्स जिनके प्रोडक्ट आपस में सेम नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो कैसे फर्म्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फर्म हैज़ मोर लैटिट्यूड, ये कह रहा है ऐसी मार्केट जहाँ सभी फर्म्स के प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अलग हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वहाँ फर्म्स के पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है सोचने के लिए कि भी चेंज करें ना करें, या हाई अगर किसी ने इंक्रीज करा है तो हम इंक्रीज करें या नहीं। इट नीड्स टू कंसिडर द फॉलोइंग, ये कह रहा है वहाँ उन्हें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। वाई डिड द कॉम्पिटिटर चेंज द प्राइस। सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि भी हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हालांकि हमारा और उसका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल होमोजीनियस नहीं है जैसे फर्स्ट केस में था, हमारा प्रोडक्ट उससे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटेड है। तो हमें सोचना चाहिए कि भी हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसने प्राइस को क्यों चेंज किया। क्या वो मार्केट को स्टील करना चाहता है, मतलब मैक्सिमम मार्केट शेयर को गेन करना चाहता है, या उसकी एक्सेस कैपेसिटी है जिसको वो यूटिलाइज करना चाहता है टू मीट चेंजिंग कोस्ट कंडीशंस, या उसकी कोस्ट की कंडीशंस चेंज हो गई हैं और उसको मीट करने के लिए उसने प्राइसेस को चेंज करा। मान लो कोस्ट इंक्रीज हो रही है तो उसने भी प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो क्या उसने कोस्ट को मैच करने के लिए प्राइस को चेंज किया है। और टू लीड एन इंडस्ट्री वाइड प्राइस चेंज, या फिर वो चाहता है कि पूरी इंडस्ट्री ही प्राइस को चेंज कर दे। तो ये चीज़ें हमें वहाँ सोचनी पड़ेगी जब हमारी नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट है और एक फर्म प्राइस को चेंज करती है, तो हमें इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। पहली चीज़ हमने देख ली कि भाई क्यों हमारे कॉम्पिटिटर ने प्राइस को चेंज करा, उसके रीजंस हमें स्टडी करने पड़ेंगे। डज द कॉम्पिटिटर प्लान टू मेक द प्राइस चेंज टेम्परेरी और परमानेंट। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हमारे कॉम्पिटिटर ने जो ये प्राइस चेंज करा है वो टेम्परेरी है या परमानेंट।
तीसरा हमें सोचना पड़ेगा, व्हाट विल हैपन टू द कंपनीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स इफ इट डज नॉट रिस्पॉन्ड। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भी अगर हमारी फर्म ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, मीन्स अगर उन्होंने इंक्रीज करा तो हमने इंक्रीज भी नहीं करा, हमने डिक्रीज भी नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं करा, अगर हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो क्या कंपनी के मार्केट शेयर पे और प्रॉफिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? आर अदर कंपनीज गोइंग टू रिस्पॉन्ड? क्या अदर कंपनीज रिस्पॉन्ड करेंगी इसको? और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? फोर्थ चीज हमें क्या कंसिडर करनी है, व्हाट आर कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फर्म्स लाइकली रिस्पॉन्सिव टू ईच पॉसिबल रिएक्शन। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं और जो अदर फर्म्स हैं उनके क्या पॉसिबल रिएक्शन आएंगे अगर एक फर्म ने प्राइस को चेंज किया। तो हमें इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि भी हमें चेंज करना है या नहीं। तो दो सिचुएशंस को हम स्टडी कर चुके हैं। पहला था ऐसी मार्केट जहां सभी फर्म्स के जो प्रोडक्ट्स थे वो हाईली होमोजीनियस थे, मतलब सेम थे। वहां तो डिसाइडेड है अगर प्राइस कट किया है तो आप या तो अपने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर लो, या फिर अगर आपको तरीका नहीं मिला उसको इंक्रीज करने का वैल्यू को, तो आप प्राइस को कट कर दो, जैसे सबने करा है। दूसरा था अगर वहाँ इंक्रीज हो रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि भी आप इंक्रीज करें, वहाँ आप जितना स्टेबल है उसी को रख सकते हैं, इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, लीडर अपने आप उसी प्राइस पे आ जाएगा। फिर हमने देखा नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में, जहाँ सभी फर्म्स के प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस है। वहाँ अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि भी प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको यही करना है, डिक्रीज हुआ तो आपको यही करना है। वहाँ उनके पास बहुत सारी लिबर्टी है, लैटिट्यूड है। तो वहाँ उन्हें किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए वो हमने देखा कि भी क्या हमारे कॉम्पिटिटर और जो अदर फर्म्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या अगर हमने रिस्पॉन्स नहीं करा तो हमारी कंपनी का मार्केट शेयर और प्रॉफिट उससे कोई उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स ने ये जो चेंज करा है वो परमानेंट है या टेम्परेरी, हमारे कॉम्पिटिटर ने ये प्राइजेस चेंज क्यों करे हैं, क्या उनका रीज़न है इसके पीछे। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही हमें डिसाइड करना है कि भाई कैसे हमें रिएक्ट करना है। फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हैं, मार्केट लीडर्स ऑफन फेस एग्रेसिव प्राइस कटिंग बाय स्मॉलर फर्म्स ट्राइंग टू बिल्ड मार्केट शेयर। ये कह रहा है एक समस्या और है मार्केट लीडर्स के सामने। मार्केट लीडर्स के सामने एक समस्या आती है कि भी जो स्मॉल फर्म्स हैं वो मार्केट में अपना शेयर बिल्ड करने के लिए बहुत बार प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कट कर देती है, एग्रेसिव प्राइस कटिंग। जो स्मॉल फर्म्स हैं जिनका इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, वो मार्केट में अपने शेयर को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस को कट कर देती हैं यूजिंग प्राइस। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जब फ्यूजी आया था, फ्यूजी हैज़ अटैक्ड कोडेक। कोडेक क्या था, एक मार्केट लीडर था, लेकिन फ्यूजी आया तो फ्यूजी ने क्या किया, ये एक स्मॉल फर्म थी जिसका अभी इतना मार्केट शेयर बिल्ड नहीं हुआ था, इसने अपने मार्केट शेयर को बिल्ड करने के लिए प्राइजेस को बहुत ज़्यादा कट कर दिया। फिर इन्होंने और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्रांड लीडर्स ऑल्सो फेस लोअर प्राइस स्टोर ब्रांड्स। ये कह रहे हैं जो ब्रांड लीडर्स होते हैं वो उनको ये दिक्कत भी आती है कि जो स्टोर ब्रांड्स होती हैं वो लो प्राइस्ड होती हैं और उनके जो प्राइजेस हैं ब्रांड लीडर्स के वो हाई होते हैं। 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज टू लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स आर। ये कह रहा है ऐसे कॉम्पिटिटर्स का अब क्या किया जाए, क्योंकि जो ये स्मॉल फर्म्स हैं ये ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, कम, इसीलिए कॉस्ट कम है तभी तो वो इतना प्राइस कटिंग कर रही हैं, और जो लीडर्स हैं उनके सामने एक समस्या आ रही है। तो ऐसे लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स जिनकी कॉस्ट कम है और कॉस्ट कम होने की वजह से वो प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कट कर रही हैं, तो मार्केट लीडर के पास 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं कि भी उन्हें क्या करना चाहिए। पहला है फर्दर डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट और सर्विस। पहला तो आप क्या कर सकते हैं, जो लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो प्राइस को कट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप इतने प्राइस कटिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, फर्दर डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट और सर्विस। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को और ज़्यादा डिफरेंशिएट कर दो उन लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स से, पहला। दूसरा है इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट वेंचर। ये कह रहा है अभी तक जो आप मॉडल अपने प्रोडक्ट का बेच रहे थे वो हाई क्वालिटी का था, हाई प्राइस का था, अब आप क्या करो, उन लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए आप एक लो कॉस्ट का वेंचर क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, आप एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट भी बना दो। आप कॉम्पिटिटर को तभी फेस कर दोगे क्योंकि उनकी लो कॉस्ट है, तो आप हाई प्राइस के साथ एक लो कॉस्ट वेंचर या प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर दो।
तीसरा ऑप्शन है री इन्वेंट एज अ लो कॉस्ट प्लेयर, या फिर आप अपने कॉस्ट के स्ट्रक्चर को ही री इन्वेंट कर दो। आप जो भी आपका प्रोसेस करने का तरीका है, आपकी मार्केटिंग है, उस पूरे प्रोसेस को ही आप री इन्वेंट करके एक लो कॉस्ट प्लेयर बन जाएं। तभी आपके जो ये लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ये स्मॉल फर्म्स हैं, जो आपको कॉम्पिटिशन दे रही हैं प्राइस को कट करके, उनको आप क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। द राइट स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू जनरेट मोर डिपेंड और कोस्ट कट। ये कह रहा है अब इन तीनों ही ऑप्शंस में से फर्म कौन से ऑप्शन को चूज करती है, ये डिपेंड करता है फर्म की एबिलिटी पे। क्या वो मोर डिमांड को जनरेट कर सकती है? अगर वो मोर डिमांड को जनरेट कर सकती है तो उसे पहला और दूसरा अपनाना चाहिए ऑप्शन। या तो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को क्या कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फेस कर सकती है, या फिर वो लो कॉस्ट वेंचर को ले आए जिससे उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए तो भी वो लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सकते हैं, या फिर वो अपनी कॉस्ट को कट कर दें। तो दो तरीके से ये डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे कि वो इन दोनों में से क्या कर सकती है, उसके बेसिस पे वो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती है। An extended analysis of alternatives may not always be feasible when the attack occurs। ये कह रहा है वैसे तो हमें पूरा एक एक्सटेंडेड एनालिसिस करना चाहिए सारी चीज़ों को, अल्टरनेटिव्स को, इन सारों में से, क्योंकि अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों को आपको पहले स्टडी करना चाहिए, पूरा एक एनालाइज करना चाहिए इन अल्टरनेटिव्स को। लेकिन कई बार जब हमारे ऊपर अटैक होता है तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये फिजिबल नहीं होता कि भी सारे ही अल्टरनेटिव्स को हम एनालाइज करें और अच्छे तरीके से एनालाइज करें। द कंपनी में हैव टू रिएक्ट डिसिवली विद इन आवर्स और डेज, स्पेशली वेयर प्राइजेस चेंज विद सम फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिएक्ट क्विकली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कंपनी को कुछ घंटों और कुछ दिनों के अंदर ही रिएक्ट करना होता है जब प्राइजेस बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये बहुत ज़रूरी है कि भी आप रिएक्ट करें क्विकली। तो वहाँ ये नहीं होगा कि भी कंपनी सारे ही अल्टरनेटिव्स का एक एनालिसिस करने बैठ जाए, और वो भी एक्सटेंडेड एनालिसिस। तो उन केसेस में क्या करना चाहिए, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है मीट पैकिंग, लंबर, ऑयल इंडस्ट्री, तो वहाँ ये फिजिबल नहीं होता, या हम कह सकते हैं पॉसिबल नहीं होता कि भी कंपनी सारे ही अल्टरनेटिव्स को एक्सटेंडेड एनालिसिस उसका अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही डिसीजन ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी को बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेने होते हैं विद इन आवर्स और विद इन डेज। It would make better sense to anticipate possible competitors' price changes and prepare contingent responses। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो अटैक हैं आपके कॉम्पिटिटर से वो कभी भी हो सकते हैं, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि भी आप सारे अल्टरनेटिव्स को अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन ले सकें। क्योंकि बहुत बार कंपनीज को विद इन आवर्स और विद इन डेज क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है जब प्राइस चेंज होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये सबसे अच्छा तरीका है कि भी आप पहले ही अपने कॉम्पिटिटर्स के जो प्राइस चेंजेस हैं उनको एंटीसिपेट कर लें, उनका एंटीसिपेशन कर लें, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, एंटीसिपेटिंग कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज, कि कैसे आप एंटीसिपेट कर सकते हैं कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या रिएक्शन होगा। तो आप पहले ही अपने जो कॉम्पिटिटर के प्राइस चेंजेस है कि वो चेंज करने वाला है या नहीं, उसको एंटीसिपेट कर लें और पहले से ही अपने रिस्पॉन्सेज को प्रिपेयर करके रख लें। क्योंकि आप जल्दी जल्दी में जैसे ही आपके ऊपर अटैक होता है प्राइस चेंज का, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि भी आप क्विकली सारे ही अल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर सकें अच्छे से। तो इसलिए ज़रूरी है कि भी आप पहले ही क्या करें, अपने कॉम्पिटिटर्स के जो प्राइस चेंजेस होने वाले हैं उनको एंटीसिपेट कर लें और उनके लिए पहले ही कॉन्टिजेंट रिस्पॉन्सेज को प्रिपेयर करके तैयार करके रख लें। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने 4 बातों को डिस्कस करा। पहला तो हमने डिस्कस करा कि भी जब कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस को कट करते हैं तो कैसे फर्म्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कोई भी एक फिक्स्ड तरीका नहीं है कि भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो कंपनी को उस टाइम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल की स्टेज पर है, उसके प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के पोर्टफोलियो में, क्या उसका मार्केट प्राइस सेंसिटिव है या क्वालिटी सेंसिटिव है। इन चीज़ों को कंसीडर करके ही जो फर्म को रिएक्ट करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए जब उसके कॉम्पिटिटर्स प्राइस को कट करते हैं। फिर हमने देखा कि भी 2 मार्केट की सिचुएशंस हैं या मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं। एक ऐसा मार्केट है जहां सभी फर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, हाईली होमोजीनियस है, सेम है। अगर वहां कोई फर्म प्राइस को कट कर देती है
तो दूसरी फर्म्स को या तो अपने प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं कर पा रही तो आपको प्राइस कट करना पड़ेगा, क्योंकि सबका प्रोडक्ट क्या है, सेम। अगर आप हाई प्राइस रखेंगे और कोई एक रिड्यूस कर देगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट की सेल्स नहीं होंगी। और इसी मार्केट में अगर कोई प्राइस को इंक्रीज कर देता है तो ज़रूरी नहीं है कि भी अदर फर्म्स भी प्राइस को इंक्रीज करेंगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो थोड़े दिन बाद जिसने इंक्रीज करा है वो भी दोबारा उसी सेम प्राइस पे आ जाएगा। फिर हमने देखा नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट। नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट ऐसी मार्केट थी जहां सभी फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम नहीं होता, वो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटेड होता है। तो वहां हमने देखा कि भी फर्म कैसे डिसाइड करे कि भी उसे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए जब एक फर्म प्राइस को चेंज कर रही है। तो हमने देखा कि वो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करे कि भी उसके कॉम्पिटिटर क्यों प्राइस को चेंज कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है। फिर हमने देखा क्या कॉम्पिटिटर इस चेंज को टेम्परेरी कर रहा है या परमानेंट कर रहा है, क्या कंपनी अगर चेंज नहीं करेगी अपने प्राइस को उस प्राइस मैच करने के लिए तो क्या उसके कंपनी के मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा, अदर कॉम्पिटिटर्स या अदर फर्म्स का क्या रिएक्शन होगा। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि भी हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। फिर हमने देखा कि भी जो मार्केट के लीडर्स हैं वो बहुत बार एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि भी जो हमारी स्मॉल फर्म्स होती है जिनका इतना मार्केट शेयर बिल्ड नहीं होता, वो अपने मार्केट शेयर को बिल्ड करने के लिए अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कट कर देती है, और जो ये हमारी मार्केट लीडर्स होते हैं ये इतना कट नहीं कर सकते। ये कट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्राइसेस क्या होते हैं, हाई, इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो उन केसेस में हमने 3 चीज़ों को स्टडी करा कि भी 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन फर्म्स के पास, ब्रांड लीडर्स के पास, कि वो क्या कर सकते हैं। या तो वो क्या करें, अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दें, या लो कॉस्ट प्रोडक्ट या वेंचर को इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर अपनी कॉस्ट को लो कॉस्ट कर दें और री इन्वेंट कर ले पूरे प्रोसेस को ही। इन तीनों ही ऑप्शंस को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लें कि भी उनको कौन से ऑप्शन को अडॉप्ट करना है। फिर हमने देखा कि भी जब भी ये जो अटैक्स होते हैं प्राइस चेंजेस के, ये बहुत क्विकली होते हैं और कंपनीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे अल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर सकें कि भी इनमें से किसको चूज़ करके वो रिस्पॉन्स करे उस प्राइस चेंज के लिए। तो वहाँ ऐसे सिचुएशंस में ज़रूरी है कि भी कंपनीज पहले ही अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस चेंजेस को एंटिसिपेट कर ले और उनके लिए अपने रिस्पॉन्सेज को पहले ही प्रिपेयर करके रख ले, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए और वो एक ही दम क्विकली डिसीजन ले सकें कि भी अगर कॉम्पिटिटर ने प्राइस को चेंज करा है तो हमें क्या डिसीजन लेना है। क्लियर, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 16 है वो कंप्लीट हो गया। और आप सभी व्यूवर्स को बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, आप मेरी मेहनत को देखें कि भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए लाइन टू लाइन और टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करवा रही हूँ। पार्ट 31 तक मैं आ गई हूँ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी ऐसी लाइन ना बचे जो बच्चे को समझ ना आए फिलिप कोटलर की। तो इन रिस्पॉन्स एक ही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।